तेली कुमारा पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण गान प्रवीणा अधम जाति में विद्या पाए भयहु यथा अहि दूध पिलाए। अधम जाति में विद्या पाए भयहु अथा अहि दूध पिलाए। सांप को जैसे दूध पिलाना होता है वैसे अधम जाति के लोगों को विद्या देना होता है। तेली कुमारा पूजी विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण गान प्रवीणा अधम जाति में विद्या पाए भयहु यथा अहि दूध पिलाए। इसका मतलब समझ रहे कि नहीं? तुलसीदास का सबसे पहले विरोध ब्राह्मणों ने इसलिए किया, इतिहास बता रहा हूं, वो वाला इतिहास नहीं, कैसे चंद्रगुप्त से सिकंदर कैसे मिलने कहां चले गए थे, वो सब इतिहास नहीं बता रहा हूं। विवेकानंद किससे बात कर रहे थे वो आप जानते होंगे। इस देश में एक ही व्यक्ति इतिहासकार हैं जो मन की बात करते हैं, हम लोग किताब और कलम की बात करते हैं। इसलिए उसमें क्या लिखा हुआ है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु अथा अहि दूध पिलाए। सांप को जैसे दूध पिलाना होता है वैसे अधम जाति के लोगों को विद्या देना होता है। फिर इनके एक प्रवक्ता थे टीवी पर बैठे, कहे अधम जात का अर्थ यह होता है जो धर्म को न माने, जो धर्म को न माने। तो मैंने कहा कि अगर अधम से ही काम चल जाता तो जाति क्यों लगाए? इसका मतलब कुछ जातियां ही ऐसी होती हैं जो उनके हिसाब से धर्म को नहीं मानती, इसलिए तो उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित था। और जिस समय इन श्लोकों को पढ़ने से उनकी भावना आहत हो रही है, उसी समय इसी देश में एक बच्चे को मंदिर में गलती से चला गया तो उसको इतना मारा, उसका हाथ पैर तोड़ दिया कि तुम दलित होकर के मंदिर में कैसे जा रहे हो। मैंने अपने ट्विटर पर उसे शेयर किया। मैं अलग से कोई बात नहीं कर रहा हूं, आपके देश में हो रहा है। हमारे यहाँ बीएचयू में एक किस्सा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी चलता है, आप इस किस्से को जोड़ लीजिएगा। वो फिराक गोरखपुरी साहब थे, वहां वाइस चांसलर आए और कैंपस में गधे टहल रहे थे। इनका किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं इस कहानी का। उन्होंने कहा कि अरे भाई आपके कैंपस में गधे बहुत रहते हैं क्या? तो उन्होंने जो वाइस चांसलर आए थे उनसे कहा नहीं रहते नहीं है, कभी कभार घूमने फिरने या किसी कार्यक्रम में चले आते हैं। हम तो भाई उस अभिधा लक्षणा व्यंजना में बात करने वाले लोग हैं। और कहा मतलब इस तरह से भाई ये एक व्यक्ति थे, वो मंदिर में उनकी वो जानवर था बांधा हुआ था, बार बार चले जाए तो वो आके शिकायत किए कि ये तो आकर के आपका जानवर यहाँ घुस चला आता है हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि माफ करिए जानवर है, इसे नहीं पता कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। हम कभी गए? मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ लिखा पढ़ा जाता है किससे कहानी, और इससे किसकी भावना आती है मैं पढ़ रहा हूं, पूरा सुनिए। नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मंगता ईर्षा परिपाश लोलुपता भरीपूरी रही समता बिगता सब लोक वियोग विशोक हुए वर्णाश्रम धर्म आचार गए दमदान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वंचन तात घनी। अच्छा ये होता है कि जब वो लोग कोई सी बात पर विवाद करते हैं तो हमें एक मौका मिल जाता है कि चलो हम उस पर बात करते हैं, तो और बात करते हैं। हम उन्हीं की किताब का श्लोक पढ़ रहे हैं और उन्हीं की भाषा में पढ़ रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ पढ़ रहे हैं। आगे क्या लिखा, कल्प कल्प भर एक एक नरका। अच्छा इसका अर्थ बताने की जरूरत है कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ पा रहे हैं। तुलसीदास अपनी रचना रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये लिख रहे हैं कि ये जो कुछ जातियों के लोग हैं ये अपनी अपनी जातियों का पेशा छोड़ दिए हैं, पूरी वर्ण व्यवस्था खत्म हो रही है, ये समाज ऐसे कैसे चलेगा भाई? कबीर के बाद हुए थे तुलसी, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप इसकी व्याख्या करिए। जे बरनाधम तेल कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मोई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए होई सन्यासी ते विप्रंसन आप पूजावही। ब्राह्मणों से पूजा करा रहे हैं अपनी। कौन? जो पैरों से पैदा हुए थे। मैं नहीं लिख रहा हूं, तुलसी बोल रहे हैं। उभय लोक निजनाथ नसावई विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ विषली स्वामी शूद्र करहि जप तप व्रत नाना। शंभू का क्लब याद आ रहे हो तो इससे जोड़िएगा।
शूद्र करें जप तप व्रत नाना, और बैठी बरासन कहें पुराना, और सब नर कल्पहि करें अचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा। इतना बुरा समाज हो गया है कि ये शूद्र लोग अब जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, और आके जेएनयू में रोहित वेमुला को याद करने लगे। भाई इससे हलचल तो मचेगी ही। ये मैं पढ़ रहा हूं, उनकी किताब है, और इसलिए कर रहे हैं कि शूद्र दुजई उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना, और सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुत। अरे भाई क्या है ये? अगर इन शब्दों से हमारी भावना आहत होती है तो क्या हमारी भावनाएं नहीं है क्या? और ये सवाल हमारा मुल्क के निजामों से है। आप ताकत में हैं, संख्या में ज्यादा हैं, तो आपकी भावना है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सवाल पूछेंगे, आप दोनों सवालों का मेरे जवाब दें। आज की डेट में आपका कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितनी जिसकी संख्या होनी चाहिए उतनी अगर हो, और ये सैंक्शन पोस्ट में 80 से 90% पोस्ट आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की वैकेंट क्यों रखी है? ये कौन सा नया भारत है? ये हमारी बात का जवाब दीजिए आप। आपने रिसर्च के फेलोशिप बंद कर दी। आप जाइए, जितने लोग रिसर्च कर रहे होंगे उनको भी पता होगा। आप लोग के यहां अगर आ रही होगी, हमारे यहां तो प्रोफेसर की सैलरी रुक जा रही है। वो लोग कहते हैं, जो स्टाफ रूम में बैठ के कहते हैं, क्या बढ़िया पूरे देश में डंका बज रहा है, शेर पाला है, सब कुछ है। भाई मैं बार बार कहता हूं यार, इंसान को इंसान रहने दो। वो सब किया है, और जब सैलरी 3 दिन नहीं आई तो वही लोग परेशान हो गए, सैलरी क्यों रुक गई भाई? अरे आपकी यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था वो बदल करके हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बन गया है। लोन लीजिए और पढ़िए और पढ़ाइए। आपको नहीं पता हेफा क्या है? आपको नहीं पता नई शिक्षा नीति में क्या हो रहा है? कितना लोन आपके विश्वविद्यालय पर आप लोग हमसे ज्यादा जानते होंगे। और ज्यादा लोन होगा तो विश्वविद्यालय कैसे यहां से एरोप्लेन पकड़ करके लंदन भाग सकता है? वो तो कोई नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या ही होगा ना। इंस्टीट्यूशन फिर प्राइवेटाइज हो जाएगा, और यह है नई शिक्षा नीति। और इसलिए नई शिक्षा नीति का मतलब यह है कि पूरे के पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट हाथों में बेच दो। अगर नहीं भरोसा है तो पूछिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% जो फीस बढ़ गई, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले विद्यार्थियों का, गांव गिराव कस्बे खेतों की मेड़ों से चल करके, मजदूरी करने वाले लोगों के घरों से निकल करके जब पहली पीढ़ी को लोग विश्वविद्यालय पहुंचे तो आपने नई शिक्षा नीति में 400% फीस बढ़ा दी। किसको आप बाहर करना चाह रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से? फेलोशिप आपने बंद कर दी, मौलाना आजाद के नाम पर बदल रही, आप किसी अच्छे नाम पर, अपने वाले के नाम पर रख देते, फेलोशिप बढ़ा देते। आपके पास तो इतने बड़े बड़े गुरु लोग हैं, बहुत लोग हैं, उनका सम्मान बढ़ाइए, 20-25 फेलोशिप और दे दीजिए बच्चों को। फेलोशिप का मतलब उन लोगों से पूछिए जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। वो फेलोशिप से केवल अपने ही नहीं पढ़ते, 1-2 छोटे भाई बहन अगर घर में हुए तो उनको भी पढ़ाया है। फेलोशिप का मतलब ये होता है। फेलोशिप बंद, सैलरी बंद। अब तो विश्व गुरु बनाने वाले देश में स्वयं ऐप बनेगा, 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चलेगा, यूट्यूब पर पढ़ाई होगी, और शिक्षकों की नौकरी 40% नहीं होगी। यह है नया भारत। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बहुत बड़े बड़े नारे और बहुत विकास, और उसमें इस देश में जितने भी परमानेंट अपॉइंटमेंट है वो धीरे धीरे बंद हो गए। और इसलिए मैं ये सवाल करने आया हूं, आपने अब तक वैकेंट पोस्ट फुलफिल करी नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। आप कहते रहे कि ये सुपर स्पेशल जोन है। मंडल कमीशन आया इसी देश में, और मंडल कमीशन आने के बाद मैं तो अभी भी कहता हूं साहब, भारत का संविधान या आजाद भारत के इतिहास को मंडल के पहले का भारत और मंडल के बाद के भारत के रूप में देखना और पढ़ना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन था, लोग चुपचाप रहते थे क्योंकि बहुत नाम मात्र के लोग थे। सर जब आप लोग जिस समय आए रहे होगे वो तो और बुरा हालत रहा होगा, अपवाद में कुछ लोग आ गए। तो रिजर्वेशन जब आया तो उसका विरोध कौन किया? मंडल के विरोध में कमंडल कौन लाया? उस इतिहास में नहीं जा रहा हूं,
लेकिन उस समय भी यह कहा गया था कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन नहीं लागू करेंगे, वहां तो टैलेंटेड लोग होने चाहिए। ये लोग रिजर्वेशन से आएंगे तो पेट में कैंची बची छोड़ देंगे। अब पता चल रहा है पुल गिर गया तो अगर उसमें खोजा गया कि आजकल जैसे नहीं हो रहा है, अपराध करो तो अपराधी अगर मुसलमान है तो पूरी की पूरी कौम पर ये टीवी की बहस चल रही है कि नहीं? आज अगर ये सवाल पूछा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो टीवी के एंकर वहां बैठ करके कह रहे हैं कि इसमें ताड़ना का अर्थ होता है समझना, परखना। तो हम लोगों ने भी कहा तो जहां शूद्र लिखा है वहां अपनी अपनी जाति रख लो कुछ देर के लिए, और जहां नारी रखा है वहां अपने लोगों को रख लो, फिर तुम भी परखो कुछ दिन। बहुत परखा हमने। ये नहीं है डिस्कोर्स, ये नहीं है क्या? इसका मतलब ये कि जो ताकतवर है वो डिस्कोर्स अपने ढंग से चला रहा है, और यही इस देश में हो रहा है। वो लोग इस पर कभी बहस नहीं कर रहे हैं। और एक मुझे खतरा जो नजर आ रहा है, जो मिला था वही छीना जा रहा है। इसलिए जो चाहिए था, जो लड़ाई वहां जानी थी, फेलोशिप और बढ़ाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा फंड दो। जन आंदोलनों के नारे लगा करते थे साहब, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। अब कहां चला गया? बजट तो राफेल लाने में खर्च हो रहा है भाई। एक वो चल रहा है, पानी में जहाज चला रहे थे अभी कुछ दिन पहले, कल परसों, वो छपरा में जाके रुक गया। अरे भाई आप थोड़ी गहराई नाप लेते। ये देश का विकास ऐसे ही हो रहा है, और अचानक वहां समझ में आ रहा है कि जहां कुछ बहुत जोर से नारा लगाया जा रहा हो, जिस चीज को जाकर के बहुत ज्यादा इमोशनली सेलिब्रेट किया जा रहा हो, अगले ही पल नजर रखिएगा उसे किसी प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा। अब ये इसीलिए तो किया गया, गंगा के किनारे को बेच दिया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एजुकेशन पर बात करना, और आज रोहित वेमुला को याद करते हुए बात करना, इन मौजूदा सवालों से बात करने का एक रास्ता और एक जरिया है। अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ये फेलोशिप क्यों बंद हो रही है, अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि फीस क्यों बढ़ाई जा रही है, अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि ये हेफा बनाकर लोन पर पूरा इंस्टीट्यूशन क्यों चलाना चाह रहे हैं, और तो और बड़े बड़े वाइस चांसलर और प्रोफेसर भी झंडे का रंग देख करके अगर आप रख रहे हैं, तो इसका भी सवाल तो हम पूछेंगे। वो हमारे यहाँ एक अपॉइंटमेंट हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, हम व्यक्तियों की बात नहीं करते, प्रवृत्तियों की बात करते हैं। वो उनसे पूछा कार्ल मार्क्स और लेनिन में क्या अंतर है, पॉलिटिकल साइंस का था सर। उन्होंने कहा वही 19-20 का अंतर है। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि बढ़िया हुआ माओ नहीं जोड़े, नहीं तो तुम कहते 19-20-21 का अंतर है। और ये चुटकुले नहीं है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 से ज्यादा एडहॉक टीचर हैं, और कह दूं कि मैं भी वही हूं, परमानेंट नहीं हूं। हमारे एक बार प्रिंसिपल ने किसी उनको भेजा, जाओ स्टाफ रूम में देख के आओ कितने टीचर बैठे हैं। वो लौट के आके बोला, कहा टीचर नहीं बैठे हैं, 2 एडहॉक बैठे हुए हैं। ये हालत आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बना दी। और पता है अब गेस्ट पर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, फिक्स सैलरी, कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं। बनाएंगे विश्व गुरु, और गुरु होंगे ठेके पर। इसलिए हमने एक टर्म इजाद किया, ठेके पर प्रोफेसर। और हायर एजुकेशन का या किसी भी तरह के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा क्राइसिस इस समय यही है कि आपने पूरे सिस्टम को बेच दिया है। पहली पीढ़ी के लोग तो अभी आना शुरू हुए थे कायदे से, अभी तो इन्हीं विश्वविद्यालयों की 4 दीवारियों पर अभी ये नारा शुरू ही हुआ था, ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर, नहीं रहेंगे अब दबकर बिरसा फुले अंबेडकर। अभी कुछ दिन चलने तो देते। ये सवाल था। और मैं अभी भी कह रहा हूं, आप अंकित पालीवाल की रिपोर्ट पढ़िए साहब। 2022-23 में 20% से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अभी उस कम्युनिटी का है ही नहीं जो इस मुल्क में 80 से 90% कमेरा लोगों की है। फिर ये सबके इंस्टीट्यूशन कैसे हुए? मुझे लगता है कि रोहित और उसके साथी ये सवाल करते हुए सांस्थानिक हत्या के शिकार रोहित वेमुला को कराया गया। रोहित यही तो सवाल कर रहा था, और रोहित का सवाल यही था। फेलोशिप वहां भी रोकी थी ना। आज तो जाने कितने मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूं, और जो भी जिसको दिखता है ना नया भारत बन रहा है, वो जाकर देखे वहां
किस कमरे में पढ़ते पढ़ते कौन बच्चा फांसी लगा करके मर रहा है, उस पर तो कोई डिबेट नहीं होगी इस देश में। इस देश में रोजगार और शिक्षा पर बहस ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि रोहित एक्ट नहीं बनेगा, कोई भी विद्यार्थियों और नौजवानों की समस्या पर बात नहीं होगी, क्योंकि देश में हिंदू खतरे में है, रंग खतरे में है, उनका धर्म खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है, और यहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का भविष्य खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खतरे में है। इस पर कोई बात नहीं होगी। और इसलिए यहां पर खड़े होकर रोहित वेमुला को याद करते हुए हमें वो सारे जोखिम उठाने पड़ेंगे जो आज अगर नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हम तो इंस्टीट्यूशन में है ना, अभी हम तो इन्हीं रास्तों, इन्हीं सीढ़ियों पर चल करके आए थे। और आज आप इन सारे इंस्टीट्यूशन का डिटेल एनालिसिस कर लीजिए, और शोध होगा तो सवाल होंगे, शोध होगा तो नागरिक पैदा होंगे, शोध होगा तो वो नागरिक आपसे भी सवाल करेंगे। इसलिए नहीं, ठंडी कम नहीं हो रही है, हमारी ठंडी को महसूस करने की क्षमता बढ़ रही है। देश को यहां पहुंचाया जाएगा। रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मतलब ऐसे ही ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाने वाले लोग यही ना बता रहे थे, मैं नहीं जानता, आप लोग बताइए। आप तो अभी भी बहुत बदनाम करने के बाद भी देश के पहले इंस्टीट्यूट तो शायद हैं ही। इसलिए मेरा गुजारिश, मेरा कहना यह है कि हायर एजुकेशन, और अभी हम केवल हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आपने जो विषय दिया था कि हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन, मैं प्रोफेसर एन सुकुमार की उस किताब को जितना हमने देखा बाहर से, अभी पूरा आप उसका एनालिसिस करिए। कास्ट वार डिटेल एनालिसिस है कि जातियों को देख करके आज भी इंटरव्यू और वाइवा में नंबर घटाए या बढ़ाए जाते हैं। अगर ये गलत है तो साबित कर दें और पब्लिक डोमेन में ले आइए और कहिए कि हम जातिवादी नहीं हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो आपको कबूल करना पड़ेगा। हमारे यहां विश्वविद्यालय में सर सिलेबस चेंज हुआ है, ये आया है ना FYUP 4 साल का पाठ्यक्रम, इसमें भारतीय संस्कृति और परंपरा पर एक पाठ्यक्रम बनाया गया है। भारतीय संस्कृति पढ़ाएंगे, अच्छी बात है भाई, हम भी तो भारतीय हैं। हमसे ज्यादा भारतीय कौन? इस देश के 80% कमेरा लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, पसमानदा में आते हैं, इस मुल्क की महिलाएं, उनके हाथों ने श्रम करके इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया। और आप उन्हें कौन है जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और इन चीजों का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? कुम्हारों, लोहारों, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, इन जातियों ने शोध किया, तब जाकर के इन जगहों पर तमाम तरह के शोध हुए। आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको बाहर कर दिया। जिनका ब्रेन कभी श्रम करके काम करने का नहीं था, वो जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आए तो वहां रिसर्च नहीं हुआ, इसलिए आपके इंस्टीट्यूशन दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में नहीं है। हमारा तो आरोप है आपके ऊपर। किस मिट्टी से कपड़ा साफ किया जाएगा, यह किस जाति का व्यक्ति बता सकता था? कोई धोबी ही ना बताएगा। ताड़ी कैसे उतारी जाती थी, नाव कैसे चलाई जाती थी, मौसम पढ़ने का, विज्ञान की खेती के लिए कौन सा मौसम जरूरी है, ये सारा, लकड़ी का औजार, लोहे का आविष्कार, इन सारी चीजों की खोज करने वाले ब्रेन कौन थे? और उनके पीढ़ियों को आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जात देखकर बाहर कर दिया। और आज आप परेशान होते हैं कि रिजर्वेशन आ जाएगा तो इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएंगे। जिन जगहों पर नहीं रिजर्वेशन है, अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो कहां खड़े हैं आज? हम तो ये सवाल पूछेंगे ना आपसे। मीडिया में आपने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। न्यायपालिका, हम तो अब बोलते ही नहीं, उन्हीं के उपराष्ट्रपति और कौन कौन लोग बोल रहे हैं। मतलब उपराष्ट्रपति तो सबके हैं, नहीं तो इसमें भावना हाथ हो जाएगी। लेकिन वो ये बात पूछ रहे हैं ना, और आपकी रिपोर्ट करिए कि 2018 से 2022 के बीच जितने जज हाई कोर्ट में नियुक्त हुए, उसमें 80% से ज्यादा केवल अपर कास्ट हैं। कहां गई हिंदू एकता? हिंदू तब बनाएंगे जब वोट लेना होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, डाइवर्सिटी रिपोर्ट कहां है? और डाइवर्सिटी रिपोर्ट अगर नहीं है तो फिर रोहित वेमुला या इस तरह के जितने भी लोग, डॉक्टर पायल तड़वी, रोहित वेमुला, तमाम ऐसे लोगों की फहरिस्त है जिनको एक कहानी है, मैं आपको सजेस्ट करके जा रहा हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक कहानी लिखी है, घुसपैठिए। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़िएगा।
जब पहली बार रिजर्वेशन से पहली जनरेशन के लोग गए सर, तो उस तबके के लोग उन्हें देख करके कहते थे कि ये घुसपैठिया आ गया है। रिजर्वेशन के लोगों को अपमानित करके इस देश का नुकसान किया इन जातिवादियों ने। और इसलिए हम रोहित वेमुला को याद करते हुए कई सवाल एक साथ उठा रहे हैं। पहला सवाल, रोहित एक्ट का क्या हुआ? कौन गुनहगार था? और अगर कोई गुनहगार नहीं था तो रोहित की सांस्थानिक हत्या क्यों हुई और उसके बाद वो हत्या रुकी क्यों नहीं? दूसरा सवाल कि जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से देश और दुनिया का भविष्य बदलता, उसे आप बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? कुछ दिन पहले, अभी मैं पता नहीं, हमारे यहाँ एक सेंटर खुल रहा है, उसका नाम है हिंदू अध्ययन केंद्र। हमें खराब, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो ये तर्क दे रहे हैं कि बौद्ध अध्ययन केंद्र है तो हिंदू अध्ययन केंद्र भी होगा। हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदू अध्ययन केंद्र खोलें, लेकिन उसके साथ साथ एक बार शेड्यूल कास्ट अध्ययन केंद्र, शेड्यूल ट्राइब अध्ययन केंद्र और ओबीसी अध्ययन केंद्र और महिला अध्ययन केंद्र भी अलग से खुलवाएं। और हम भी चाहते हैं आप हिंदुओं को पढ़िएगा और धर्म को पढ़िएगा, हम जातियों को पढ़ करके आपके इतिहास में बताएंगे कि आप कितने बड़े जातिवादी रहे हैं। आप इस पर डिबेट करिए, लेकिन वो नहीं होगा। अब इन पूरे विश्वविद्यालयों और इन चीजों को मठों में तब्दील कर दो। आजकल वो बाहर वाले बाबा है ना, वो कोई डिग्री नहीं है, वो पत्रा लिख करके बोल देते हैं, जा बच्चा तेरा ये कल्याण हो रहा है, हमने लिख दिया, तुम्हारी नसीब बदल जाएगी। ये एम्स ओम्स बंद करके या उन्हीं को एम्स में बिठा दिया जाता, कोई गरीब, कोई कमजोर बीमारी से, भूख से नहीं मरता ना। ये सब इसलिए इस देश में चल रहा है क्योंकि एजुकेशन चौपट की जा रही है। इसलिए हमारी गुजारिश इस बातचीत के जरिए जितने भी लोग हैं, जेएनयू तो इस बात के लिए लोगों में प्रसिद्ध था कि यहां पर डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन होता था। हम लोग भी अपने यहां चाहते हैं और देश के बाकी जगहों पर भी चाहते हैं डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन होता रहे। लेकिन हम इसीलिए उन लोगों को कोई दुश्मन मान के नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे पढ़ने दो। बस पढ़ने दोगे तो नई पीढ़ियां आएंगी, वो आपसे सवाल करेंगी कि भावनाएं केवल आपकी आहत इसलिए होती रही क्योंकि आप ताकतवर थे, कमजोर की भावना का कोई कीमत नहीं थी। हम तो समाजवादी आंदोलन का नारा 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा, दुनिया के ग्लोबल एक आइडियोलॉजी के रूप में हम उसे देखते हैं। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, एक बराबरी का समाज बनाना है। वो काम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करते।